back on my channel. A very warm welcome to everyone, and today we are going to continue what we've been doing in the last two videos. Like मैंने pedo start करी थी. I started the synopsis of pediodontics, and around 6 pages I have covered of the synopsis. And I'll be continuing from the previous videos. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ चल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ. This channel is basically for MDS preparation for those who are giving or going to give their exams of MDS, different types of exams. And हम generally pulse book करते हैं because it's very famous and very important. Plus ये वीडियो थर्ड वीडियो है पीडियोडोंटिक्स की, जिसका साइनॉप्सिस हम कर रहे हैं. तो अगर आप पहले नहीं पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो पहले दो वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं साइनॉप्सिस की, पीडियोडोंटिक्स की पार्ट 1 पार्ट 2, आप वो जाके देख लीजिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. और आज हम टॉपिक पॉइंट 22 पढ़ने वाले हैं. इसमें हम डिफरेंट टाइप की क्राई पढ़ने वाले हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्राइंग क्लासिफाइड बाय एल्सबर्ग. मतलब काफी टाइप की क्राई भी होती है. बच्चों की क्राई अलग अलग तरीके से डिफाइंड होती है. कुछ ऑब्स्टिनेट क्राई होती है, कुछ फ्राइटन क्राई होती है, कुछ कंपेंसेटरी क्राई होती है और कुछ हर्ट क्राई होती है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्राई क्या है? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जो ऑब्स्टिनेट क्राई होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो बहुत ज्यादा लाउड होती है, हाई पिच्ड होती है और सायरन लाइक होती है. जैसे कि बहुत तेज चिल्लाना, सायरन की तरह रोना. दिस इज अ लॉट ऑफ टेम्पर टैंट्रम्स विद अकम्पनिंग किकिंग एंड बाइटिंग. ये क्यों होता है? जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिनके टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग ऐसे करते हैं, वो बच्चे ऐसे करते हैं. साथ में वो किकिंग और बाइटिंग भी कर सकते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द चाइल्ड्स एक्सटर्नल रिस्पॉन्स टू एंग्जाइटी. मतलब जब वो एंग्जाइटी उसको होती है तो इस तरीके से वो करता है. ठीक है, तो दिस दैट कॉल्ड एज ऑब्स्टिनेट क्राई. फिर नेक्स्ट क्राई जो आती है वो होती है फ्राइटेंड क्राई. उसमें क्या होता है कि यूजुअली अकम्पेन्ड बाय टॉरेंट ऑफ टीयर्स विद कन्वल्सिव ब्रेथ कैचिंग सॉब्स. बच्चा सुबकियां लेता है, बड़े बड़े आंसू आते हैं, कन्वल्सिव ब्रेथ होती है उसकी, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो रहा है. And the frightened child is not crying to have his way, but his fear has overcome his reasoning. ये जो क्राई होती है, जो फ्राइटेंड क्राई होती है, उसमें बच्चे को सच में डर लग रहा होता है. वो बना नहीं रहा होता, कुछ ड्रामा नहीं कर रहा होता. एक्चुअली दैट फियर विच इज ओवरकमिंग द थिंग्स, और उस वजह से वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, आंसू निकल रहे होते हैं, कन्वल्सिव ब्रेथ होती है और कैचिंग सॉब्स होते हैं. ठीक है, फिर आती है कंपनसेटरी क्राई. उसमें क्या होता है? क्राई नहीं होती बिल्कुल भी, एक साउंड होती है दैट चाइल्ड मेक्स विद the drill. when the drill stops, the cry stops. मतलब जैसे कि डेंटिस्ट काम कर रहा है मुंह में, तो अगर उसकी जो मशीन चल रही है तो तब तक वो एक आवाज सी निकालता रहेगा बच्चा. जैसे ही मशीन रुकेगी वो आवाज निकालना भी बंद कर देगा. there are no tears, no sobs, just a constant winning noise. तो ये कोई नॉइस होती है, ये कोई क्राई नहीं होती है. नेक्स्ट आता है हर्ट क्राई, यूजुअली अकम्पेन्ड बाय स्मॉल विम्पर. इसमें क्या होता है कि इनिशियली चाइल्ड इज in discomfort, shows a single tear filling from the corner of the eye and running down the child's cheek without making any sound or resistance to the treatment procedure. In this, tears may be the only manifestation that the child is simply reacting to stimulus of pain. हर्ट क्राई का क्या मतलब होता है कि अगर बच्चे को दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो इसमें रो नहीं रहा होता, उसके आंसू निकल रहे होते हैं, टप टप करके आंसू कॉर्नर ऑफ आई से निकलते हुए चीक से चले जाते हैं, और ऐसे वो कोई साउंड नहीं करता, कोई रेजिस्टेंस नहीं करता, बस उसको हल्का सा जो पेन हो रहा था उसके रिएक्शन में ये जो टीयर्स आ रहे होते हैं. सो दैट इज योर हर्ट क्राई. तो 4 टाइप की क्राई मैंने पढ़ी, आपको अभी लर्न करनी है, ये मेरे साथ लर्न करिए. पहला नाम है ऑब्स्टिनेट, फिर फ्राइटेंड, कंपेंसेटरी, हर्ट. ऑब्स्टिनेट में क्या होता है? ऑब्स्टिनेट में तेज चिल्लाता है बच्चा, वो टेम्पर टेंट्रम्स और एंग्जाइटी की वजह से होता है. किकिंग और बाइटिंग भी हो सकती है. फ्राइटेंड क्राई में एक्चुअली बच्चा डरा हुआ होता है, इसलिए इसमें कन्वल्सिव ब्रेथ, कैचिंग सोब्स और टीयर्स होते हैं. कंपेंसेटरी क्राई में एक साउंड होती है जस्ट विच गोज विद दैट अप टू द ट्रीटमेंट. और हर्ट क्राई में वो बस रो रहा होता है, कोई आवाज नहीं होती, पेन की स्टिमुलस की वजह से ही होता है. अब हम नीचे एक टेबल पढ़ रहे हैं, उसमें मदर बिहेवियर और चाइल्ड बिहेवियर की बच्चों का कैसा
बिहेवियर बनता है जब मदर का कैसा बिहेवियर होता है। अगर मदर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और डोमिनेंट होती है, बच्चा बिल्कुल प्रोटेक्ट, ऐसे करना है बच्चे को, ऐसे करना है, बिल्कुल डोमिनेट करती है उस बच्चे को, तो जो बच्चा होता है वो काफी शाई हो जाता है, सबमिसिव हो जाता है और एंग्शियस हो जाता है। अगर मदर ओवर इंटेलिजेंट होती है तो जो बच्चा होता है वो कैसा बनता है, काफी ज्यादा एग्रेसिव, गुस्से वाला, डिमांड करने वाला, डिस्प्ले ऑफ टेम्पर टैंट्रम्स। अगर इंटेलिजेंट मॉम हो जाती है तो बच्चा टेम्पर भी शो करता है, डिमांडिंग भी बनता है और एग्रेसिव भी बनता है। अगर अंडर अफेक्शनेट होता है, बच्चे को अगर प्यार ना मिले पेरेंट से, तो वो जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा चुपचाप रहेगा, शाय बिहेवियर का रहेगा, वेल कॉपरेट करेगा, और वो जो बच्चा वेल बिहेव भी करेगा, और आसानी से रोने वाला बच्चा होता है, मतलब जरा सा डांट मारोगे तो वो रोने लग जाएगा, तो दैट इज योर अंडर अफेक्शनेट। रिजेक्टिंग, अगर किसी बच्चे को काफी ज्यादा पेरेंट्स रिजेक्ट करते रहते हैं, प्यार नहीं करते, टाइम नहीं दे पाते, तो वो बच्चा काफी ज्यादा एग्रेसिव, ओवर एक्टिव और डिसओबीडियंट बन जाता है, बिल्कुल बात नहीं मानता। ऑथराइजेशन अथॉरिटेरियन अगर पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा इवेसिव और डॉलिंग हो जाता है। ये जो मीनिंग है वर्ड्स के, आप वो गूगल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये वर्ड्स लर्न करिए, बिकॉज पेपर में एज सच वर्ड्स उठ के आते हैं कि इवेसिव और डॉलिंग क्या होता है, कौन सा उसमें आता है। तो ऑथोरिटेरियन आपको पता होना चाहिए कि ऑथोरिटेरियन चीज होती है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इंटू नॉन फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच एंड फार्मेकोलॉजिकल। अब हम एक्चुअल में बिहेवियर मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, इसकी जो दो टाइप्स होती है, मेन टाइप्स, नॉन फार्मेकोलॉजिकल, फार्मेकोलॉजिकल, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल पढ़ने वाले हैं, जिसमें दवाइयाँ वगैरह नहीं होती, वो वाला पढ़ने वाले हैं, उसको हम साइकोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों कम्युनिकेशन एक पहला टॉपिक है इसका, दूसरा होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तीसरा होता है बिहेवियर मैनेजमेंट। आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो, बिहेवियर को मैनेज कर रहे हो और कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हो तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच आती है। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट में, नॉन फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच में ये सब आता है। फिर फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स अगर हम पढ़ें, फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स, तो उसके अंदर हमारे पास प्री मेडिकेशन आती हैं, कॉन्शियस सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। मतलब क्या होता है कि बिहेवियर मैनेजमेंट करवाने के लिए अगर बच्चा कोई डेंटल क्लिनिक में आता है तो हमें उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना पड़ता है। पता नहीं इस बच्चे का डेंटल क्लिनिक को लेकर कैसा बिहेवियर है, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, डर लगता है, तो हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें। तो दो तरह का मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल में क्या होता है, जब हम उसको कोई बच्चे को कोई सिडेशन दें या फिर कोई मेडिकेशन दें, दवाई दें, तो फार्मेकोलॉजिकल के अंदर आता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को बिना किसी दवाई के उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें, उससे बात करें, कम्युनिकेट करें, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, उसको ऐसी चीजें दिखाएं कि देखो बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, उसका बिहेवियर को मैनेज करें, अगर वो कोई चीज ऐसी कर रहा है तो उसको मैनेज करें, तो वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल में आता है। तो हम वही नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जिसको हम साइकोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं, वही पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन जनरली दो टाइप की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, बोल के बात करो या फिर आप बिना बोल के बात करो। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर यंगर चिल्ड्रन मोर देन 3 years ऑफ एज। अगर 3 साल से बच्चा बड़ा है तभी आप उससे बात करके उसको समझा पाओगे। वॉइस दैट इज यूज शुड बी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा फर्म होनी चाहिए और एक्सप्रेस एम्पैथी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसको डांटना शुरू कर दो। ठीक है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या ध्यान देना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बाय बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले अगर आप किसी बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, आप उसकी तरफ देखें, अच्छे से हंसें, आई कांटेक्ट करें उस बच्चे से, उसको टच करके उसको सहलाएं, उसको हग करें, तो वो एक टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये दो टाइप की कम्युनिकेशन टाइप्स होती हैं जिससे कि हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं टेक्निक्स के ऊपर, जो डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन सी टेक्निक किस हेडिंग के अंदर है। बिहेवियर अगर आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, शेप करना है किसी के बिहेवियर को, तो उसमें 3 टेक्निक्स आती हैं, डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग और कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ये 3 टेक्निक्स हमारी अगर हमें शेपिंग करनी है, मॉडिफाई करना है, तो हमें डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग और कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, मैनेज करवाना है,
तो आप ऑडियो एनाल्जेसिया, बायोफीडबैक, वॉइस कंट्रोल, हिप्नोसिस, ह्यूमर, कोपिंग, रिलैक्सेशन, इम्पल्सिव थेरेपी और एवर्सिव कंडीशनिंग करोगे। तो हम एक एक करके इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिसेंसिटाइजेशन, जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर आती है, शेपिंग में आती है, वो पढ़ेंगे कि क्या होता है ये डिसेंसिटाइजेशन, इसमें क्या करते हैं। ठीक है, desensitization technique usually involves teaching the patient how to induce a state of deep muscle relaxation and describing imaginary scenes relevant to his fears. Indications of desensitization: when the child has first visit or dental procedure which are new to patient, as well as referral patients. Okay. डिसेंसिटाइजेशन पहली बार कब करनी पड़ती है? जब बच्चा पहली बार क्लिनिक में आता है, फर्स्ट विजिट अगर उसकी होती है तब करने की जरूरत पड़ती है, या फिर एट सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग, या फिर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स के बाद अगर आप उसको कोई ट्रीटमेंट बताने लगो कि हम ऐसे ऐसे करेंगे बेटा, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब हमें डिसेंसिटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। व्हेन ट्रीटिंग रेफरल पेशेंट्स, जो रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं, तब हमें डिसेंसिटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया कि कब जरूरत पड़ेगी। करते क्या है इसके अंदर, हम टीच करते हैं पेशेंट को कि कैसे वो डीप मसल रिलैक्सेशन इंड्यूस कर सकता है, और डिस्क्राइब करते हैं इमेजिनरी सीन्स रेलेवेंट टू हिज फियर्स, इंडिकेशन। ठीक है, मतलब बच्चे को जिस चीज से डर लगता है तो उसके हिसाब से हम उसको ऐसे सीन्स इमेजिन करवाते हैं जिससे कि उसका डर निकल सके। प्लस डीप मसल रिलैक्सेशन का उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप रिलैक्स रहोगे। सो दैट इज योर डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे टेल शो डू टेक्निक के बारे में बताया है। अभी जो टेल शो डू टेक्निक होती है, ये फर्दर टेक्निक्स के अंदर यहाँ पे आती है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। टेल शो डू टेक्निक का क्या मतलब होता है? नॉर्मल सी बात है, टीएसडी टेक्निक होती है कि हम पहले टेल करते हैं, बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, फिर हम उसको दिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे होता है, कोई मॉडल पे दिखा दिया, कोई पिक्चर दिखा दी, वो दिखाते हैं, फिर हम उस टेक्निक को करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात होती है। ये एल्डरसन ने इंट्रोड्यूस करा था और इफेक्टिव होती है उन बच्चों में जो कि 3 साल से बड़े होते हैं। फर्स्ट डेंटिस्ट टेल करता है बच्चे को कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन इन सिंपल वर्ड्स, फिर डेंटिस्ट डेमोस्ट्रेट करता है उसी चीज को, एग्जैक्ट प्रोसीजर को किसी बच्चे पे, किसी मॉडल पे, और फाइनली जो डेंटिस्ट है वो उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर देता है उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये टेल शो डू टेक्निक्स होती हैं। काफी ज्यादा बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास मॉडलिंग टेक्निक आती है। हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें जो टेल शो डू टेक्निक है वो इसी के अंदर आती है, डिसेंसिटाइजेशन में ही आती है। अब हम पढ़ेंगे मॉडलिंग के बारे में। तो हम सारा क्या पढ़ रहे हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन या फिर शेपिंग। ठीक है, उसका सेकेंड पॉइंट हम मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। ये बैंडोरा ने इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे क्या होता है कि चिल्ड्रन हियर द चिल्ड्रन पेशेंट इज अलाउड टू ऑब्जर्व वन और मोर इंडिविजुअल। यहाँ पे हम बच्चे को ऑब्जर्व करने देखते हैं, ऑब्जर्व करने को देते हैं कि हाँ जाओ उस पेशेंट को ऑब्जर्व करता रहता है वो कि अच्छा अच्छा से क्या हो रहा है, वो जो पेशेंट है वो कैसे बिहेव रहा है। पॉजिटिव बिहेवियर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं, हम ऐसा पेशेंट उसको दिखाते हैं जो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा हो। ठीक है, देयरफॉर द पेशेंट विल फ्रीक्वेंटली इमिटेट। तो जो बच्चा है, जो वो चीज देख रहा है, वो उसका पॉजिटिव बिहेवियर जो है उसकी नकल करेगा, और जब हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये होती है मॉडलिंग टेक्निक जो बैंडोरा ने दी थी। फिर आता है कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। ये भी एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन या फिर शेपिंग का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि द प्रेजेंटेशन और विड्रॉवल ऑफ रेनफोर्सेस, इसमें रेनफोर्सेस का रोल होता है कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट में। आपको याद रखना है, जब भी कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट वर्ड आता है, कॉन्टिजेंसी का क्या मतलब होता है? इवेंचुअल। ठीक है, इवेंचुअल मैनेजमेंट जब होती है तो उसमें हमेशा रेन फोर्सेज होते हैं। रेन फोर्सेज काफी टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल और मटीरियल, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ विड्रॉवल, या तो हम कुछ रेन फोर्सेज प्रेजेंट करते हैं या फिर वो हटा लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट करते हैं। रेन फोर्सेज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलवेज इंक्रीज बिहेवियर, हमेशा जो भी रेन फोर्स होता है वो एक बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। ठीक है, हमेशा बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा वो। रेनफोर्सेस मतलब जैसे कि पॉजिटिव रेनफोर्सेस कैसे होते हैं कि आप किसी की तारीफ कर दो, शाबाशी अगर आप उसको दो। ठीक है, दैट इज योर मटीरियल रेनफोर्सेस। सॉरी, पॉजिटिव रेनफोर्सेस मतलब कि आप किसी चीज की प्रेजेंटेशन, रेनफोर्सेस की प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि हाँ ये करो करो, और वो बच्चा उसको देख देख के कर रहा है। नेगेटिव रेनफोर्सेस जैसे कि आप
किसी की मम्मी आई है साथ में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए और उसकी मम्मी को कहो कि आप बाहर बैठ जाओ, आपने उसकी मम्मी को हटा दिया, तो आपने विड्रॉवल कर लिया उस चीज़ का, रेनफोर्स का। तो विड्रॉवल से क्या होगा, जो भी उसका बिहेवियर है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसे वो रो रहा होगा तो और रोएगा। ये चीज़ होती है। ऐसी पॉजिटिव वाली चीज़, अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ उसको करो, ठीक है, शाबाशी वगैरह दो या फिर कोई गिफ्ट वगैरह दो, तो अगर वो नहीं रो रहा था तो वो नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं रोएगा। तो इस टाइप से बिहेवियर को फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है कॉन्टेजेंसी मैनेजमेंट। A positive reinforcer is the one whose contingent presentation increases the frequency of behavior, and a negative reinforcer is the one whose contingent withdrawal increases the frequency of behavior. तो दोनों में ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों की, ऑडियो एनाल्जेसिया वगैरह वगैरह की, और ये सब कहाँ पे आती हैं, ये सब बिहेवियर मैनेजमेंट में आते हैं। सबसे पहले आता है ऑडियो एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है, इसको हम वाइट नॉइस भी कहते हैं, और एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम पेन रिड्यूस करते हैं बंदे का। ऑडिटरी स्टिमुलस जैसे कि प्लीजेंट म्यूजिक हैज बीन यूज्ड टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड आल्सो टू रिड्यूस द रिएक्शन टू पेन। तो बस एक चीज आपको याद रखिए, ऑडियो का क्या मतलब होता है, ऑडियो सुनना, ऑडियो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मतलब पेन को कम करना। तो एक ऐसी आवाज जिससे पेन कम हो, ऑडियो एनाल्जेसिया। आप प्लीजेंट सा म्यूजिक बता दीजिए, जो पेशेंट है वो उसको सुनता रहेगा तो उसका ध्यान पेन की तरफ या फिर बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। अब बायोफीडबैक का क्या मतलब होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद फीवर। किसी बंदे को अगर डर लग रहा है तो उसको क्या होगा, डर लगता रहेगा तो उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, शेक करना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी। तो बीपी बढ़ना, शेकिंग वगैरह होना, ये जो चीज़ें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं उस इंसान में फियर की वजह से, इनको डिटेक्ट करना इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम बायोफीडबैक बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इज टॉट टू कंट्रोल द सिग्नल्स, देयरफॉर इट इज यूजफुल इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जिन लोगों को एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमें पता चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके कि अच्छा इसको ऐसे है ऐसे है, तो उसके लिए बायोफीडबैक जरूरी है, ठीक है। फिर ह्यूमर आता है। ह्यूमर हेल्प्स टू एलिवेट द मूड ऑफ अ चाइल्ड, विच हेल्प्स द चाइल्ड टू रिलैक्स। सीधी सी बात है, मूड स्विंग करना, मूड को अच्छा बनाना, वो ह्यूमर होता है। जैसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, उसका क्या मतलब होता है कि आपका ह्यूमर अच्छा है, आप अच्छी बातें करते हो, मूड अच्छा रहता है उससे, ठीक है। फिर आता है कोपिंग। कोपिंग इज मैकेनिज्म बाय विच चाइल्ड कोप्स अप विद डेंटल ट्रीटमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग अ क्लोज और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द डॉक्टर और नर्स। कोपिंग का क्या मतलब होता है, सीधी सी बात कि अगर आप किसी नर्स पे, किसी डॉक्टर पे, किसी भी जो काम कर रहा है उस बंदे पे अगर आप ट्रस्ट इशू बना दो कि मुझे ट्रस्ट है इस बंदे पे ठीक करेगा, तो वो कोपिंग कहलाता है। दैट इज कोपिंग। कोपिंग इज ट्रस्टिंग। फिर आता है वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल क्या होता है, आप किसी बंदे को अपनी आवाज से ये कह रहे हो कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, तो अगर वो बंदा वो ना करे वो चीज, तो आपने वॉइस कंट्रोल किया है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी and pitch of one's own voice is an attempt to dominate the interaction between dentist and a child। मतलब आपने अपनी आवाज को इस तरह से मॉडिफाई करा, उसकी इंटेंसिटी और पिच को इस तरह से मॉडिफाई करा कि आपने किसी बच्चे पे जिस पे आप ट्रीट कर रहे थे आपने उसको डोमिनेट कर लिया, आपने उसको डोमिनेट कर लिया, ठीक है। डेंटिस्ट में स्पीक इन लाउड वॉइस इन ऑर्डर टू गेन चाइल्ड अटेंशन। अगर बच्चा आपकी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहा, इग्नोर कर रहा, तो आप थोड़ा तेज बोल के उसको अटेंशन उसकी ले सकते हो। वंस ही गेन्स द चाइल्ड अटेंशन ही मे स्पीक सॉफ्टर, एडजस्टिंग हिज वॉइस टू द एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड। वॉइस कंट्रोल इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद सम फॉर्म्स ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेनिंग एंड होम टेक्निक। आपने एक बार तेज बोल के उस बच्चे की अटेंशन ले ली, फिर आपने सॉफ्ट बोल के उसको समझाया कि ऐसे ऐसे है, तो ये चीज है वॉइस कंट्रोल होता है। तो इसको हम फिजिकल रिस्ट्रेनर्स और होम टेक्निक के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पल्सिव थेरेपी क्या होती है, इम्पल्सिव थेरेपी मतलब इम्पल्सिव थेरेपी किसको कहते हैं, जब होम टेक्निक और फिजिकल रिस्ट्रेनर्स और वॉइस कंट्रोल तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो इम्पल्सिव थेरेपी बन जाती है। इम्पल्सिव थेरेपी समझ में आया आपको बात, इम्पल्सिव थेरेपी बन जाती है। ये है इम्पल्सिव थेरेपी, जब हम होम टेक्निक और वॉइस कंट्रोल और फिजिकल रिस्ट्रेनर्स को तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो इम्पल्सिव थेरेपी बन जाती है। एवर्सिव कंडीशनिंग क्या होती है, अब व्हाट इज एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग होती है सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ मैनेजिंग फ्रैंकल एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर। बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर है किसी बच्चे का, उसको मैनेज करने के लिए एवर्सिव कंडीशनिंग यूज की जाती है। डेंटिस्ट शुड ऑब्टेन प्री एंट्रल कंसेंट प्रायर टू इट्स यूज। पहले उसको कंसेंट लेना पड़ेगा पेरेंट्स से
And two common methods used in clinical practice, home and physical restraint. Aversive conditioning एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करते हैं. पहले हम कंसेंट लेते हैं पेरेंट्स से, इसलिए हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग. एक होम टेक्निक यूज करते हैं और एक फिजिकल रिस्ट्रेन टेक्निक यूज करते हैं. अब होम टेक्निक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि होम टेक्निक बताओ, होम टेक्निक बताओ. होम का टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम करेंगे तो हैंड ओवर माउथ टेक्निक होती है. हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज होती है. ये जॉर्डन नाम के बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था और उन हेल्दी लोगों में जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें हम यूज करते हैं, जो कि वर्बल कमांड्स को समझ सकता है. ठीक है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है कि जो बच्चे छोटे होते हैं 3 साल से या फिर जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं उसमें हम नहीं करते. तो किसी के मुंह पे, बच्चे के मुंह पे हाथ रख के आप उसको समझा रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सुनो, ऐसी मेरी बात सुनो, तो 3 से 6 साल का होना चाहिए बच्चा, और ना ही वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप होना चाहिए. ठीक है. तो उन लोगों में आप होम टेक्निक यूज कर सकते हो. फिजिकल रिस्ट्रेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो इस सबसे हमारी सारी टेक्निक्स जो थी नॉन फार्मेकोलॉजिकल वो कंप्लीट हो गई. अब हम करेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि फार्मेकोलॉजिकल में हम एनेस्थीसिया और मेडिकेशन देते हैं. तो अगर हमें एनेस्थीसिया देना है, ड्रग्स वगैरह देनी है अगर हमें, तो कौन सा रूट बेस्ट रहेगा. N2 वो मेनली हम बच्चों में यूज काफी ज्यादा करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. उसको हम इनहेल करवाते हैं बच्चों को कि वो इनहेल करें उस चीज को, फिर उससे सेडेशन हो जाती है, एनेस्थीसिया हो जाता है. हाइड्रोक्सीजीन, क्लोरहाइड्रेट, प्रोमेथाजीन, डायजेपाम, ट्राइजोलैम, क्लोरप्रोमाजीन, ये सारी की सारी ओरल ड्रग्स होती हैं. इनको हमें मुंह से लेनी पड़ती हैं ये सारी ड्रग्स. फिर होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. अगर हम दें तो कीटामाइन और मीडाजोलम का दे सकते हैं, और इंट्रावेनस अगर इंजेक्शन दे बच्चे को तो मीडाजोलम का दे सकते हैं. ठीक है. तो ये रूट बताए हुए हैं कौन कौन सी याद है आपको, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे. कीटामाइन और मीडाजोलम इंट्रामस्कुलर होते हैं, इंट्रावेनस मीडाजोलम होता है. ओरल टेक्निक्स में, ओरल ड्रग्स में हाइड्रोक्सीजीन होता है, क्लोरहाइड्रेट, प्रोमेथाजीन, डायजेपाम, ट्राइजोलम और क्लोरप्रोमाजीन होता है. तो ये सारी नाम ड्रग्स के आपको ही याद करने पड़ेंगे. डायजेपाम भी बच्चों को दे सकते हैं, प्रोमेथाजीन भी दे सकते हैं बच्चों को, ट्राइजोलम भी दे सकते हैं बच्चों को, क्लोरप्रोमाजीन भी दे सकते हैं बच्चों को. अब थोड़ी सी जर्नल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, हम पढ़ते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि सिंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 34 टाइम्स मोर soluble in the blood than the oxygen, the diffusion hypoxia may occur as the sedation is reverted at the termination of the procedure. मतलब क्या होता है कि जब हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगाते हैं, जब हम इस चीज को रिवर्स करते हैं लास्ट में, जब हमें हटाना होता है, तब डिफ्यूजन हाइपोक्सिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है. डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो एस्केप कर जाती है एल्वियोलाई में विद सच रैपिडिटी दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट बिकम डाइल्यूटेड. इस हिसाब से वो एल्वियोलाई में एस्केप करती है, तो ये वो काफी ज्यादा सोल्यूबल होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, तो वहाँ पे एस्केप हो जाती है. ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा. इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन डाइल्यूट होने की वजह से जो एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजन और CO2 का लंग्स में, वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक काइंड ऑफ हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. सो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं उन लोगों में जो लोग N2 एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं कि 100% ऑक्सीजन फॉर 5 to 10 मिनट्स तक बंदे को देते रहें जब तक आपका वो प्रोसीजर चल रहा है. ये ऑक्सीजन की मात्रा उस टाइम कम हो जाती है, बंदे को हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ ड्रग्स बताएंगे उनके साइड इफेक्ट्स जो बच्चों में यूज करते हैं. बच्चों में N2 प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, डायजेपाम, मीडाजोलम यूज करते हैं, मैंने बताया आपको. अब इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. N2 वाली जो ड्रग होती है उसका डिफ्यूजन हाइपोक्सिया साइड इफेक्ट होता है, हम बता चुके हैं. प्रोमेथाजीन का क्या होता है, इसमें स्लीप एपनिया. जिन लोगों को स्लीप एपनिया की हिस्ट्री होती है, फिर जिन लोगों को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को, उन लोगों में प्रोमेथाजीन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रोमेथाजीन स्लीप एपनिया और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में नहीं देते. क्लोरप्रोमाजीन जो होती है इन कॉन्शियस सेडेशन, इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेप्रिडीन एंड प्रोमेथाजीन इन कॉम्बिनेशन विद लाइटिक कॉकटेल. कॉन्शियस सेडेशन अगर हम दे रहे होते हैं किसी बंदे को, तो इसको हम मेप्रिडीन और प्रोमेथाजीन के साथ जोड़ देते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत लाइटिक कॉकटेल कहलाता है. should not be used with CNS depressants because of its own CNS depression action. इसको बिल्कुल भी CNS डिप्रेशन में बिल्कुल भी यूज मत करिए, क्योंकि इसका खुद का इफेक्ट होता है CNS डिप्रेस करने का.
डायजेपाम का एक मेन साइड इफेक्ट जो पढ़ते हैं लोग वो होता है थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस, अटैक्सिया एंड प्रोलॉन्ग्ड सीएनएस इफेक्ट्स। अटैक्सिया का क्या मतलब होता है? बॉडी मूवमेंट्स, शेकीनेस, और थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस। तो डायजेपाम का साइड इफेक्ट्स हमेशा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए डायजेपाम का। मिडाजोलम का आपको पता होना चाहिए कि 2 times मोर पोटेंट होती है डायजेपाम से, विद मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस बट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मिडाजोलम थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस नहीं करती इतना ज़्यादा, लेकिन इसकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करने की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ठीक है, लास्ट ड्रग यहाँ पे जो बच गई है, कुछ बारबिटूरेट्स होती हैं। उनका साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि बारबिटूरेट सीएनएस डिप्रेस करती हैं एंड मे पैराडॉक्सिकली कॉज हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड सेडेशन। कभी कभी ये सिडेट करने के बजाय बंदे को एक्साइट कर देती हैं एंड दे आर नॉट कॉमनली यूज फॉर कॉन्शियस सेडेशन, जिनको यूज नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी मैं आपको, बिकॉज वीडियो नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ सिनॉप्सिस कंप्लीट करेंगे। So I hope if you like this video, if this video is really helpful for you, then do like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you.